मूविंग ऑन टू एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर और मेडिसिन। तो जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था टॉपिक, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी जो क्या है, जीन थेरेपी ज़्यादातर जो कामयाब है वो है इन द केस ऑफ हेरिडिटरी डिजीज। इससे पहले हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में देखा था। तो यहाँ पर जो हेरिडिटरी डिजीज है, हेरिडिटरी डिजीज में क्या होता है कि कोई भी जो जीन है, जो इम्पॉर्टेंट जीन है, जो फंक्शनल जीन है, वो जीन क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल। अगर वो नॉन फंक्शनल हो चुका है वो जीन, तो क्या होगा कि वो जो प्रोटीन प्रोड्यूस करना चाहिए था, जो नॉर्मल जीन जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, वो इस केस में प्रोड्यूस नहीं होगा नॉन फंक्शनल जीन के केस में। अब वो अगर जीन प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उससे रिलेटेड जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी और जो भी काम है वो नहीं हो पाएंगे। तो जीन थेरेपी क्या है, इट इज ए कलेक्टिव टर्म फॉर दी it is a collection of different methods or therapies that allow the correction of the genetical, or you can say the genes, non-functional genes in the human body। तो जो सबसे पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी थी वो 1990s में एक 4 year old गर्ल थी, जिसके जो that was ADA डेफिशिएंसी से, जो क्या थी उसके अंदर ADA डेफिशिएंसी जो डिजीज था। एडीए क्या है, एडिनोसाइन डीएमिनेज। तो जो ये लड़की थी, शी वाज सफरिंग फ्रॉम एडीए डेफिशिएंसी, ए फॉर एडिनोसाइन, डी फॉर डी और ए फॉर एमिनेज। तो एडिनोसाइन डी एमिनेज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एंजाइम इन इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अगर ये एंजाइम प्रोड्यूस ना हो बॉडी के अंदर, तो क्या होगा कि इम्यून सिस्टम है बहुत ही वीक होगा और वो कंप्लीट तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब इसके यूजेस, एप्लीकेशन, उस पार्ट पर हम नहीं जाएंगे, हम डिस्कस करेंगे जीन थेरेपी वाला पार्ट। तो जो ये एडीए डेफिशिएंसी डिजीज था, ये जो इसके अंदर क्या हुआ कि अब जो इसको जो जीन थेरेपी से हम कैसे ठीक कर सकते थे, तो इसके जो पहले जो मेथड थे, या तो ये थे कि बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करा जाए, या फिर दूसरा मेथड है कि एंजाइम की रिप्लेसमेंट हो। एंजाइम की रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जो फंक्शनल एंजाइम, यानी कि जो एंजाइम एडीए ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है, उस एंजाइम को इंजेक्शन के थ्रू डाला जाए। एंजाइम रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि वी इंजेक्ट पेशेंट विद एडीए। एडीए ऑलरेडी जो फंक्शनल एडीए प्रोड्यूस हो रखा है, उसको पेशेंट को हम उसके इंजेक्शंस दें, या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें। लेकिन ये दोनों ही मेथड क्या थे, कंप्लीटली क्योरेटिव नहीं थे, पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते इस डिजीज को। तो जो जीन थेरेपी थी, जीन थेरेपी में जब हमने इसको स्टार्ट किया, जीन थेरेपी से किस तरीके से हमने एडीए डेफिशिएंसी को स्टडी करेंगे। तो जो जीन थेरेपी के स्टेप्स हैं, तो पहले स्टेप्स में क्या किया गया कि जो लिम्फोसाइट्स थे, जो ब्लड सेल्स हैं, उनको क्या करा, ब्लड में से, पेशेंट के ब्लड में से उनको आइसोलेट करा गया। यानी कि जो पेशेंट था हु इज सफरिंग फ्रॉम एडीए, उसके ब्लड से लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट करा गया और उसको बाहर कल्चर के अंदर, आउटसाइड लैब के अंदर ग्रो करवाया गया। तो जो lymphocytes of the patient suffering from ADA were isolated and they were grown outside in a culture in the lab। अब हुआ क्या कि जो ये lymphocytes थे, इनके अंदर किस चीज को इंट्रोड्यूस करा गया, ADA-cDNA, एक फंक्शनल ADA-cDNA क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो जो ADA एंजाइम है, उसको बनाने का जो पूरी लाइब्रेरी थी, जो cDNA लाइब्रेरी थी, वो एक रेट्रोवायरल वेक्टर की हेल्प से क्या करी गई, इन लिम्फोसाइट, इन सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई। क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट्स थे, इनके अंदर वो जीन नहीं था जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, एडीए। अब वो जो जीन है या वो जो डीएनए का सीक्वेंस है, वो कहाँ से आया, वो बाहर से एक फंक्शनल ADA-cDNA की हेल्प से वो किसके अंदर ट्रांसफर करा गया, उस पेशेंट के लिम्फोसाइट्स में बाहर से डाला गया। तो जब ये इसके अंदर डाला गया, अब ये लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, अब ये लिम्फोसाइट्स दोबारा से पेशेंट के अंदर डालेंगे। पहले तो लिम्फोसाइट्स को ब्लड से निकाला, अब उन लिम्फोसाइट्स में क्या डाल दिया गया, ADA-cDNA डाला गया एक रेट्रोवायरल वेक्टर की मदद से, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो cDNA लाइब्रेरी थी, यानी कि जो डीएनए सीक्वेंस था कंप्लीट, ये किसके लिए था, ADA सिंथेसिस के लिए। ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा ADA। तो ये अब पेशेंट के अंदर, ये लिम्फोसाइट्स के अंदर डाला गया, लिम्फोसाइट्स वापस पेशेंट के अंदर डाले गए। तो हुआ क्या कि पेशेंट जो है
पेशेंट विल बी एबल टू सिंथेसाइज एडीए। जो पेशेंट्स थे वो एडीए सिंथेसाइज करने लगे, क्योंकि जो डीएनए सीक्वेंस मिसिंग थे वो बाहर लैब में उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए गए लिम्फोसाइट्स के अंदर। लेकिन जो डीएनए सीक्वेंस डाले थे या जो लिम्फोसाइट्स जो सेल्स के अंदर डाले थे, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं दीज आर नॉट इमोर्टल सेल्स, यानी कि ये मोर्टल सेल्स हैं। ये सेल्स जो हैं इनका एक टाइम पीरियड होता है, ये कुछ टाइम पीरियड के बाद ये क्या हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। अब ये खत्म हो जाएंगे तो जो नए सेल बाद में आएंगे, बॉडी के अंदर आएंगे, वो तो वैसे सेल होंगे जिनके अंदर हमने ये नहीं डाला। सिर्फ वही सेल लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं एडीए सिंथेसाइज कर पाएंगे, जो कि लैब में जेनेटिकली मैनिपुलेट हो पाए हैं। तो इसके लिए पेशेंट को क्या चाहिए, बार बार उसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट उसकी बॉडी में डाले जाएंगे। लेकिन अगर जो मैरो है, जो बोन मैरो है, जो बोन मैरो के जो सेल जीन्स हैं, बोन मैरो के जो जीन्स हैं जो कि एडीए सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी कि जो एडीए सिंथेसाइजिंग जो जीन्स हैं, अगर वो बोन मैरो में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंट्रोड्यूस करे जाएं, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि जब वो एक एम्ब्रियो है, वूम के अंदर है, अपनी मदर के अंदर है, जब वो एम्ब्रियो वूम में है, तो जब उस स्टेज में अगर एडीए सिंथेसाइज करने वाले जो जीन्स हैं वो बोन मैरो में इंट्रोड्यूस करे जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, एक परमानेंट जो है, इट कुड बी ए परमानेंट रेमेडी और इट कुड बी ए परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर दी एडीए डेफिशिएंसी। और ऐसे ही बहुत सारे क्या है, हेरिडिटरी डिजीज के लिए भी हो जाएगा। जो कन्वेंशनल मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, कोई भी जो डिजीज है अगर उसके ऑनसेट पर, उसके शुरुआत से पहले ही अगर ये पता चल जाए कि कौन सा डिजीज होने वाला है या क्या ऐसी डेफिशिएंसी है, डिजीज के बारे में पता चल जाए, तो उससे क्या होगा कि जो उसकी क्योर है या उसका जो इलाज है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्थ केयर में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। अगर हम कन्वेंशनल मेथड, आप लोगों को सबको पता होगा कि जो कन्वेंशनल मेथड है डायग्नोसिस के, वो कौन कौन से हैं, कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डिजीज डायग्नोसिस। अगर कोई बीमार होता है तो सबसे पहले उसको क्या बोला जाता है कि आप अपने टेस्ट करवाएं, दे गो फॉर टेस्ट। टेस्ट किसके लिए, सीरम के, ब्लड के, यूरिन के, इस तरीके के जो टेस्ट हैं वो करे जाते हैं, जो कि आम जो पैथोलॉजिकल लैब्स जो हैं वो कंडक्ट करवाती हैं। तो कन्वेंशनल मेथड में होता क्या है कि अगर किसी की बीमारी के बारे में डायग्नोस करना है तो जो पेशेंट है उसके टेस्ट, सीरम, ब्लड, यूरिन, इस तरीके के टेस्ट करे जाते हैं। लेकिन ऐसे टेस्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर जो पैथोजन है, यानी कि जो डिजीज हम डिस्कस कर रहे हैं, पैथोजन होते क्या हैं, दे आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजन की डेफिनेशन होती है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज नहीं करते, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं उनको हम पैथोजन बोलते हैं। जैसे कि वायरस है या कोरोना वायरस अभी जो चला हुआ है। तो अगर पैथोजन की अगर हम बात करते हैं तो जो पैथोजन है, जैसे कि कोई भी वायरस है, तो ये अगर बॉडी के अंदर, किसी भी पेशेंट के अंदर या किसी की भी बॉडी के अंदर अगर इसको डायग्नोस करना है तो क्या होना चाहिए कि उसके लिए सबसे, जो पेशेंट है, सबसे पहले क्या है, हम वेट करते हैं सिम्टम्स की, सिम्टम्स टू अराइज। तो सिम्टम्स आने शुरू होंगे, कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, तो क्या होगा कि हाँ भाई सिम्टम्स आ गए हैं, ये प्रॉब्लम आ गई है और ये इस तरीके से क्या है, ये डिजीज जो बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या हो सकता है कि इस तरीके के टेस्ट में डिटेक्ट भी ना हो स्टार्टिंग वाली स्टेज में। लेकिन अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो हम क्या करते हैं, जो पेशेंट की जो बॉडी है उससे, उसके अंदर से जो सैंपल लिया जाता है, सैंपल जो लिया जाता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में, या जिसे कहते हैं बिल्कुल बहुत ही स्टार्टिंग वाली फेज में, माइन्यूट अमाउंट में भी अगर कोई आरएनए या डीएनए है पैथोजन का, वो भी क्या कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं। पैथोजन का आरएनए या डीएनए जो है वो डिटेक्ट हो सकता है इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, और यू कैन से कंसंट्रेशन। बहुत ही कम जब वायरल लोड होगा, बहुत ही कम वायरल लोड है, उस टाइम भी हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन ये जो डायग्नोसिस है इस स्टेज पर, जब वायरल लोड बहुत ही कम है, ये कन्वेंशनल मेथड से पॉसिबल नहीं है। हो सकता है उस टाइम टेस्ट नेगेटिव भी आए, और जब सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, जब वायरल लोड या कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तब हो सकता है कि जो है पॉजिटिव टेस्ट है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो डीएनए या जो सैंपल से हमने जो पेशेंट या कोई भी जो पर्सन है उसके सैंपल से जो डीएनए और
और आरएनए लिया है, इनको हम एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है, इनका जो अमाउंट है लैब के अंदर उनको हम जो है एम्पलीफाई करते हैं, उनका नंबर बढ़ाया जाता है। एम्पलीफिकेशन हम करते हैं पीसीआर से, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन है उससे क्या करेंगे, हम जो पेशेंट के अंदर से हमने आरएनए और डीएनए लिया है, जो पेशेंट के अंदर से हमने आरएनए और डीएनए लिया है, उसको हम क्या करेंगे, लैब में पीसीआर की हेल्प से एम्पलीफाई करेंगे। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं कि पीसीआर होता क्या है। तो पॉलीमरेज चेन की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस आरएनए और डीएनए को एम्पलीफाई करेंगे। अगर उसमें वायरल आरएनए और डीएनए है तो वो क्या हो जाएगा, वो डिटेक्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ये वायरल आरएनए और डीएनए है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पीसीआर है, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट टेक्निक इज एलाइजा। एलाइजा की जो फुल फॉर्म है, सेकंड वन इज एलाइजा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज पीसीआर एंड सेकंड इंपॉर्टेंट इज एलाइजा। या हम कोई भी जो है, एलाइजा में होता क्या है, एंजाइम लिंक्ड, एल फॉर लिंक्ड, इम्यूनो, आई फॉर इम्यूनो, एस फॉर सॉर्बेंट, एसे, इम्यूनोसॉर्बेंट, ए फॉर एसे। तो एलाइजा जो है दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो एलाइजा के अंदर हम करते क्या है कि जो हमारे पास सैंपल है किसी भी पेशेंट का है, तो उसके अंदर हम क्या एलाइजा बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो एंटीजन एंटीबॉडी जो इंटरेक्शन है दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड एलाइजा। तो इस एलाइजा में हम दो चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं। एलाइजा में हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, आइदर वी कैन डिटेक्ट एंटीजन, एंटीजन को हम डिनोट करते हैं एजी से, एंटीबॉडी इज एबी। तो या तो हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं या एंटीबॉडी। एंटीजन क्या है, कोई भी प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन जो कि इन्फेक्शन या पैथोजन की से बॉडी के अंदर गया है। तो जो वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी जो पैथोजन है, उसका ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, एंटीजन। या तो हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे, या फिर जो एंटीबॉडी जो कि क्या है, एंटीबॉडी जो है बॉडी ने सिंथेसाइज करी है, बॉडी ने सिंथेसाइज करी है उस एंटीजन के लिए हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो यानी कि हमारे पास दो तरीके हैं एलाइजा में, या तो हम किसी फॉरेन पैथोजन के ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन या किसी जिसको हम एंटीजन बोला उसको डिटेक्ट करेंगे। अगर ये चीज प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है, तो भी क्या है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन है। अगर हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी सिंथेसाइज करी है तो उस एंटीबॉडी को हम क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, और हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा जो है, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी ये क्या है, एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक। ये क्या है, स्पेसिफिक। अगर हमें ये लग रहा है कि ये पर्टिकुलर वायरस जो है यही बॉडी के अंदर एंटर करा है, हमें पता है कि ये वायरस एंटर करा है, तो इस वायरस के लिए जो एंटीबॉडी होगी, हम इस एंटीजन को जब निकालेंगे तो उस एंटीबॉडी से क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। अगर रिएक्शन हो जाती है तो इसका मतलब रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव, और अगर रिएक्शन नहीं होती है तो रिजल्ट कैसा है, नेगेटिव। सेम इन द केस ऑफ एंटीबॉडी, जब हम बॉडी से एंटीबॉडी निकालेंगे बाहर लैब के अंदर, एंटीबॉडी जब हमने बाहर ली लैब के अंदर, तो इन एंटीबॉडी को हम किससे रिएक्ट करवाएंगे, एंटीजन से। अगर जो ये एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई तो इसका मतलब टेस्ट क्या है, पॉजिटिव। अगर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन नहीं हुई है दैट मीन्स टेस्ट इज नेगेटिव। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं या कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम जो डायग्नोसिस हैं, जो डिजीज का डायग्नोसिस है, वो बहुत फार बेटर जो है उसको इजी भी कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, जल्दी की जल्दी उसको डायग्नोस करके पेशेंट को बचा भी सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी मेडिकल और हेल्थ केयर में। आगे हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री। थैंक यू।